Hello class, this is Sandeep Verma, your physics teacher, and today we will going to solve NCERT exercise of chapter 3 current electricity. We learn all the topics of current electricity and now we are going to solve the exercise or numerical questions of this chapter. So बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काफ़ी इजी तरीके से और काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ एनसीईआरटी क्वेश्चंस या उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की ज़्यादा होती है बोर्ड्स के लिए। सो आपको ये ध्यान से करने हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करने हैं। मैं आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कराऊंगा और साथ ही आपको अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर करके, और या फिर आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राइट क्लास? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, The storage battery of a car has a EMF of 12 volt if the internal resistance of the battery is 0.4 ohm. What is the maximum current that can be drawn from the battery? देखिए, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम करंट फाइंड करने के लिए पूछ रहे हैं। तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है और EMF गिवन है बैटरी का। तो इस कंडीशन में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो 0 होना चाहिए, तभी करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। So we going to solve this problem by using the formula E is equal to I into R according to Ohm's law, right? जैसे कि V is equal to IR होता है, तो यहाँ से I is equal to E upon R, put the value of E and R, then we can find out the value of I, that was 30 ampere. The maximum current is 30 ampere. Similarly, for next, a battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor and what is the terminal voltage of the battery when current is closed? So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपली हम ओम्स लॉ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करंट फाइंड करना है। तो इस प्रॉब्लम में जो सॉल्व होगा दैट इज आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ यानी कि ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। सो आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू ई अपॉन आई, राइट। सो बाय सॉल्विंग इट जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आता है दैट वाज इक्वल टू द 17 ऑफ ओम। ठीक है, एंड हमें अगर टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है यानी कि एक्सटर्नल पोटेंशियल क्या अप्लाई हो रहा है या कितना क्रिएट हो रहा है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर हम निकाल चुके हैं। आई हमें गिवन है दैट इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर 0.5 इंटू 17, राइट। सो टर्मिनल पोटेंशियल इज 8.5 वोल्ट। क्लियर? फॉर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, दीज आर द वेरी इजी क्वेश्चंस एंड ये रिलेट करते हैं आपके टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। तो इस सेशन यानी कि 2020 और 21 के लिए ये दोनों ही कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस डिलीट कर दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इस सेशन के लिए। सो आप चाहे तो इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। हाई स्कूल में भी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एट रूम टेम्परेचर यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस, राइट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम, given that the temperature coefficient of material of the resistor is 1.7 into 10 to the power minus 4 degree per Celsius. So ये क्वेश्चन है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से, राइट। इसमें रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस और इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है और फाइनल रेजिस्टेंस दे रखा है और फाइनल टेम्परेचर आपको फाइंड करना है। ठीक है,
सो इनिशियल को टी और आर से डिनोट किया हुआ है और फाइनल को T1 एंड R1 स्टेट से, और अल्फा यानी कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट हमें गिवन है। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू R1 माइनस आर अपॉन आर इंटू T1 माइनस टी। ठीक है, सो हमें यहाँ पर टी की वैल्यू निकालनी है, तो हम ट्रांसफ़र करके इसको इस फॉर्म में रखेंगे, दैट इज T1 माइनस टी इज इक्वल टू R1 माइनस आर अपॉन आर इंटू अल्फा। पुट द वैल्यू ऑफ टी, R1, R and alpha in this equation and then we get the value of T1 that was 1027 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप काफ़ी ज़्यादा सॉल्व भी कर सकते हैं, आगे भी काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे, फॉर्मूला यही यूज होगा उस कंडीशन में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, a negligibly small current is passed through a wire of length 15 meter and uniform cross section area that was, and its resistance is measured to be that one. What is the resistivity of the material and the temperature of the experiment? हमें सेम टेम्परेचर यानी कि फिजिकल कंडीशन सेम है, हमें रजिस्टिविटी फाइंड करनी है, लेंथ गिवन है हमें वायर की, क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है और उसका रेजिस्टेंस गिवन है। सो जो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल कंडीशन दैट इज आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, रो वैल्यू हमें निकालनी है, देन पुट द वैल्यू ऑफ आर ए अपॉन एल, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ रो, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी इज 2 × 10⁻⁷ ऑफ ओम इंटू मीटर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका टेम्परेचर कॉफिशिएंट से रिलेट करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंस राइट ऑफ रेजिस्टेंस। तो उसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और बहुत ही इजीली ये सॉल्व हो जाएंगे, राइट। सिमिलरली फॉर नेक्स्ट, अ हीटिंग एलिमेंट using nichrome connected to a 230 volt supply, draw a initial current of 3.2 ampere which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of the heating element? If the room temperature is 27 degrees Celsius, temperature coefficient of the nichrome average over the temperature range is 1.7 × 10⁻⁴ per degree Celsius। ठीक है, तो इसमें भी आपको सिमिलरली वही फॉर्मूला यूज़ करना है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट का जो हमने ऊपर सॉल्व किया है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें रेजिस्टेंस नहीं गिवन है, तो उसके लिए हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है कि इनिशियल में रेजिस्टेंस क्या है और फाइनल में रेजिस्टेंस क्या है। तो उसके लिए हम ओम्स लॉ यूज़ करेंगे, दैट इज R1 = V/I। इनिशियल में करंट क्या था, वहाँ से R1 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली R2 = V/I, यहाँ पर I हम सेकंड कंडीशन में क्या करंट है यानी कि 2.8 एम्पियर रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से R1 R2 की वैल्यू आ जाएगी। T1 हमें 27 डिग्री सेल्सियस गिवन है रूम टेम्परेचर, और वी हैव टू फाइंड आउट द T2। तो ये सिमिलरली जो पहले क्वेश्चन है उसी टाइप से ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट। ओनली कैलकुलेशन है और इस टाइप से कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। फॉर नेक्स्ट, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क, सो इन दैट वन। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या है, आपको एक व्हीटस्टोन ब्रिज गिवन है। अब इस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए हमें फाइंड करना है कि हर एक ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो पहले तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन देखिए, अगर ये फॉलो करता है तो हम उसमें अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, बट अगर ये उस कंडीशन को अप्लाई नहीं करता है तो फिर हमें इसे किरचॉफ सेकंड लॉ यानी कि जो लूप लॉ है उसको अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। सो देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस गिवन है दैट इज 10 and 5 and 5 and 10, तो 10/5 इज दैट मीन्स 2 और 5/10 इज दैट मीन्स 1/2। तो ये P/Q = R/S को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इसलिए हम इसे व्हीटस्टोन ब्रिज यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कंडीशन है कि जो मिडिल आर्म है, या हम ये कहें कि जो डायगोनल है उसमें करंट फ्लो होगा, राइट। अगर रेशियो सेम होता P/Q = R/S, तो इसमें जो मिडिल आर्म है उसमें करंट फ्लो नहीं होता, जैसे B to D में।
ठीक है। तो अब हमें इन्हें किरचॉफ्स लॉ यूज़ करके हमें अलग अलग लूप से अलग अलग इक्वेशन फाइंड करनी है और उन्हीं इक्वेशन के थ्रू हम इसे सॉल्व करेंगे, राइट। जैसे कि ये है, इसमें सबसे पहले ब्रांचेस ऑफ करंट डिफाइन कर गए हैं। यहाँ से जो सेल से करंट फ्लो हुआ दैट इज I1 and it will divided into two parts, that is I2 and I3. Similarly, I2 is divided into two parts, I4 and I2 minus I4. Similarly, I3 come out is their condition and then the current is on the branch of D to C. DC में जो करंट होगा दैट इज I3 प्लस I4। यहाँ पर हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ यानी कि जंक्शन लॉ यूज करके इन करंट को वैल्यूज़ को रख रहे हैं, ठीक है। एंड देन वापस जो करंट आया C2F दैट इज I3 प्लस I2 इज इक्वल टू I1, राइट। सो फॉर सॉल्विंग इट, पहले तो एक ब्रांच लीजिए ABDA में और अप्लाई द किरचॉफ लॉ, वहाँ से एक इक्वेशन बनाइए दैट इज 10I2 प्लस 5I4 माइनस 5I3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो वैल्यू आई I3 की दैट इज 2I3 इज इक्वल टू 2I2 प्लस I4। सिमिलरली अदर ब्रांच लीजिए जैसे BCDB। अब BCDB में राइट दैट वाज BCD एंड B। अब इसमें रेजिस्टेंस, इसका पोटेंशियल 5 ओम का पोटेंशियल, देन 10 ओम का पोटेंशियल एंड देन 5 ओम का पोटेंशियल को ऐड कर दीजिए, ठीक है। और टोटल पोटेंशियल का जो सम होता है या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ क्लोज लूप दैट इज इक्वल टू 0। यही हमने पहले वाले लूप में भी किया था, तो वहाँ से भी हम एक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैम यहाँ पर एक इक्वेशन यूज कीजिए, पोटेंशियल I इंटू आर की फॉर्म में हमें यहाँ पे रखना है। तो यहाँ सर जो वैल्यू आती है आप देखिए इसको, I2 इजकल टू 2I3 प्लस 4I4, राइट। तो दैट वाज द वैल्यू ऑफ I2, राइट। अब सिमिलरली इन द नेक्स्ट दैट इज इन द ब्रांच ऑफ AB इन द क्लोज लूप ऑफ ABCFEA, यानी कि जो डाउनवर्ड क्लोज लूप है यानी कि ADCFEA, ठीक है। तो इसमें 5 ओम का पोटेंशियल प्लस 10 ओम का पोटेंशियल प्लस 10 वोल्ट की जो बैटरी लगी है यानी कि उसका पोटेंशियल 10 वोल्ट और प्लस जो 10 वोल्ट के साथ जो सीरीज में कनेक्ट है 10 ओम का पोटेंशियल, उनके 10 ओम का रेजिस्टेंस, उसका पोटेंशियल को ऐड कर दीजिए like that, minus 10 plus 10 I1 plus 10 I2 plus 5 I2 minus I4 is equal to 0। यहाँ से एक इक्वेशन बनती है दैट इज 3I2 plus 2I1 minus I4 is equal to 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू I2 और I3 की वैल्यू हम इसमें पुट करें तो I3 is equal to that one, then we get a equation between the I4 and I3, clear। Then we will going to solve, that was the equation 4, then we will going to solve the equation 4 and first we have to relation between the I2 and I4 and in the entire of the given figure that is I1 is equal to I3 plus I2। तो यहाँ से हम I2, I3 और I4 में रिलेशन ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इक्वेशन हमने 4 इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड 4, इन सब को यूज़ करके हमें I1 और I2 और I3 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, राइट। इट्स वॉज वेरी इजी एंड सिंपली आपको कैलकुलेशन है जो आपको खुद करनी होगी, आपकी इससे प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और आपका इससे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो एक डर होता है वो भी दूर हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द मीटर ब्रिज the balancing point is found to be at 39.5 centimeter from the end A when the resistor Y is of 12.5 ohm। Determine the resistance X, Y the connection between the resistor in a Wheatstone bridge made of the thin copper strip। B point हमें find करना है। Determine the balancing point of the bridge above if x and y are interchange, अगर x y को इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या बैलेंसिंग पॉइंट होगा। अब व्हाट हैपन इफ द गैल्वेनोमीटर एंड द सेल
इंटरचेंज टू ईच अदर, अगर गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट होगा। सो दैट वाज द डायग्राम ऑफ अ मीटर ब्रिज, राइट। सो इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली अगर हम जाएं, सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस इन अ मीटर ब्रिज, दैट इज R इज इक्वल टू x अपॉन वाई इज इक्वल टू 100 माइनस L1 अपॉन L1, ठीक है। और L1 इज द लेंथ बिटवीन द पॉइंट A एंड द बैलेंसिंग पॉइंट D, ठीक है। तो इज दैट मीन्स कि x वाला रेजिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ वाला जो रेजिस्टेंस वायर की लेंथ है उसका रेशियो प्लस y अपॉन उसके साथ का जो रेजिस्टेंस है यानी कि जो लेंथ है वायर की रिमेनिंग लेंथ उसका रेशियो, ठीक है। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 100 माइनस L1 अपॉन L1, वी हैव टू फाइंड आउट द x। सो 100 माइनस L1 की वैल्यू 39.5 है, सो ये वैल्यूज पुट करके और y की वैल्यू पुट करके हम x की वैल्यू यानी कि 8.2 ओम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर सॉल्विंग ऑफ द नेक्स्ट पार्ट बी, इफ x एंड y आर इंटरचेंज, तो उनका जो बैलेंसिंग पॉइंट है, देखिए अगर x और y को इंटरचेंज कर दिया जाए तो इनका बैलेंसिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, यानी कि अब जो लेंथ जो 39.5 जो A पॉइंट से थी अब वो कहाँ से होगी, वो 39.5 C पॉइंट से होगी वो डिस्टेंस, ठीक है, बैलेंसिंग पॉइंट की, तो इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो बैलेंसिंग पॉइंट होगा 100 माइनस L1, राइट, जो 100 माइनस 39.5 इज दैट मीन्स 60.5 सेंटीमीटर। और एक और चीज़, गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर दिया जाए, ये मैं एक्सप्लेनेशन में भी आपको बता चुका हूँ, तो बैलेंसिंग पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। और व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में अगर डायगोनल के थ्रू हम बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर देते हैं तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ मीटर ब्रिज, राइट। नेक्स्ट, storage battery of EMF 8 volt and internal resistance 0.5 ohm is being charged by a 120 volt DC supply using a series resistor of 18.5 ohm. What is the internal voltage of the battery during the charging and what is the purpose of having the series resistance in the charging circuit? So सबसे पहले तो हम यहाँ पर फॉलो करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF और टर्मिनल पोटेंशियल के बीच का जो रिलेशन होता है, दैट वाज E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, आई इंटू स्मॉल आर, यानी कि स्मॉल आर यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, देखिए, स्टोरेज बैटरी ऑफ 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 बीइंग द चार्ज बाय 120 वोल्ट DC सप्लाई। अब जब ये दोनों वोल्ट बैटरी यानी कि 120 वोल्ट से हम चार्ज कर रहे हैं और 8 वोल्ट का उसका EMF है, जब इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे चार्ज करने के लिए तो जो टोटल EMF है यानी कि टोटल इफेक्टिव EMF है वो 120 नहीं रहेगा, उसमें से 8 ओम माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ पैरेलल में है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में हम ये पढ़ चुके हैं। EMF 8 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, V इज इक्वल टू यानी कि जो पोटेंशियल DC सप्लाई है दैट इज 120 वोल्ट, और एक सीरीज रेजिस्टेंस जो लगाया हुआ है दैट इज R इज इक्वल टू 15.5 ओम। ये सीरीज रेजिस्टेंस इसलिए लगाया जाता है ताकि करंट को कम कर सके, पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं होता। करंट कम करने से क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट कम होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग चार्जिंग जो गर्म होगी बैटरी वो गर्म नहीं होगी या वो गर्म कम होगी, राइट। So the effective voltage of the current is V dash, or V dash is equal to V minus E. That means 120 minus 8, that is 112 volt. Current flowing through the circuit I is equal to V dash upon total resistance R plus small r. So the current is 7 ampere, ठीक है। I की वैल्यू आ गई। Voltage across the resistor R given by the product that is I into R। तो I into R से हमने जो रेजिस्टेंस है 15.5 उसमें कितना करंट उसका क्या पोटेंशियल है वो निकाल दिया, दैट इज 108.5 वोल्ट। सो DC सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू टर्मिनल
voltage of battery plus voltage drop across capital R. तो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी इज इक्वल टू 120 माइनस 108.5 यानी कि 11.5 वोल्ट, राइट। अब सीरीज रेजिस्टेंस का मैं इसमें बता चुका हूं, तो टर्मिनल वोल्टेज हमारा यहां पर आ गया कितना, 11.5 वोल्ट। क्लियर। देखिए 120 तो हमने बीच एक्सटर्नल अप्लाई किया था, राइट। और जो कैपिटल आर रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल है वो 108.5 आया। तो अब जो इफेक्टिव यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल क्या बचेगा, उन दोनों को माइनस कर दीजिए, राइट। तो 120 माइनस 108.5, सो आंसर वाज 11.5 वोल्ट। क्लियर क्लास। इसी तरीके से एक पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी है और इस तरह से हम सभी लगभग सभी टॉपिक्स पर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं। फॉर नेक्स्ट, इन अ potentiometer arrangement, a cell of EMF 1.25 volt given a balancing point at 35 centimeter length of the wire. If the cell is replaced by the another cell and the balancing is shifted to 63.0 centimeter, what is the EMF of the second cell? तो यहाँ पर comparison of cell of EMF, ठीक है, की बात कर रहे हैं। सो कंपेरिजन्स ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल्स के लिए हम कंडीशन लेते हैं कि E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, राइट। जो ईएमएफ है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स बैलेंसिंग लेंथ L। तो E1 हमें गिवन है, L1 गिवन है, E2 हमें फाइंड करना है और L2 हमें गिवन है। सो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, देन E2 इज इक्वल टू E1 इंटू L2 अपॉन L1. Then putting the value of E1, L1 and L2, we get the value of E2, that was 2.25 volt, right class. So that was the solution of the NCERT exercise and some important questions. और इस तरीके से आप इनसे related other questions भी solve कर सकते हैं, right. And if you get some problem and if you find some difficulty to solve the question, then you can contact me. Just feel free to contact me. And one more thing, if you like and if you understand about these questions, then please like and subscribe my channel also. Thank you.